लायबिलिटी या फिर असेट, इन दोनों में से कौन सा आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को बढ़ा सकता है और कौन सा घटा सकता है? क्या आपको लगता है कि आपका घर जो आपने मेहनत से बनाया है एक एसेट है या फिर लायबिलिटीज? फिर से सोचिए, क्यों आपके लाइफ में एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना बेहद जरूरी है और कैसे ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट करता है। जब बात पैसों की आती है तो हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि जो हमारे पास संपत्ति है वो हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। असेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी खर्चे, इन दोनों के बीच का अंतर समझना हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट बनाने के लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों का अफेक्ट आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर बिल्कुल अलग अलग होता है। इस वीडियो में हम असेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानेंगे कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम की ओर धकेल सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में समझते हैं कि ये एसेट्स क्या होता है। तो देखिए, असेट को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो सभी चीजें जो आपको पैसा बनाकर देती है या फिर आपके लिए मुनाफा कमाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके बैंक में जमा पैसे, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी जो आपने किराए पर दी हो और आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जो आपको रेगुलर तरीके से इनकम दे रहा हो, ये सब एसेट्स माने जाते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से एसेट को समझे तो इसमें सबसे पहले आता है रेंटल प्रॉपर्टी, यानी अगर आपके पास एक मकान है जिसे आप किराए पर दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक रेगुलर इनकम सोर्स बनता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, यानी आपके जरिए खरीदे गए शेयर जो कि समय के साथ बढ़ते हैं और आपके संपत्ति को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी एफडी में रखा हुआ आपका पैसा जिस पर आपको रेगुलर तरीके से ब्याज मिलता है और उसी के वजह से आपकी संपत्ति भी बढ़ती है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है बिजनेस, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको रेगुलर तरीके से इनकम दे रहा है तो ये भी एक एसेट होता है। यहाँ पर पांचवा है सोना। तो देखिए, सोना भी एक एसेट है क्योंकि इसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है। अब आपको एसेट की खास बात पता चल गई होगी, लेकिन कौन कौन सी? इसमें सबसे पहले आता है एसेट्स आपको पैसे बनाकर देते हैं और दूसरा आता है एसेट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है और तीसरा आता है एसेट समय के साथ वैल्यू में ग्रोथ करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपने एक दुकान खोला और उसको आपने किराए पर दे दिया। यहाँ पर आपको हर महीने उस दुकान से किराया मिलेगा। ये किराया आपके लिए रेगुलर इनकम बनता है जो आपको फाइनेंशियल रूप से मजबूत करता है। इस प्रकार ये दुकान आपके लिए एक एसेट बन जाता है। ये तो हो गई एसेट्स की बात, लेकिन अब हम समझते हैं लायबिलिटीज के बारे में कि ये लायबिलिटीज क्या होता है। तो देखिए, लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। ये आपके ऊपर मौजूद खर्चे होते हैं जिन्हें आपको चुकाना होता है। ये वो खर्चे होते हैं जो समय समय पर आपको पैसा निकालने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ पर लायबिलिटीज का असर आपकी संपत्ति को घटाता है। अगर हम लायबिलिटीज को और अच्छी तरीके से समझें तो इसमें सबसे पहले आता है लोन, यानी आपके जरिए लिया गया कोई भी लोन, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन, ये चीजें आपके ऊपर कर्ज जैसी हैं। यहाँ पर दूसरा आता है क्रेडिट कार्ड का बकाया, यानी वो पैसा जो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना होता है, ये भी आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है। यहाँ पर तीसरा आता है कार लोन, यानी अगर आपने कार लोन लिया है तो आपको समय समय पर किस्तें जमा करनी पड़ेंगी और ये भी आपके ऊपर लायबिलिटी है। यहाँ पर चौथा आता है होम लोन, यानी अगर आपने घर बनाने के लिए होम लोन लिया है तो आपको समय समय पर इसकी ईएमआई भी देनी होगी और ये भी आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। अब यहाँ पर आपको लायबिलिटीज की भी खास बात पता चल गई होगी, लेकिन कौन कौन सी? तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आता है कि लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है और दूसरा पॉइंट आता है कि लायबिलिटी की वजह से आपका फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होता है और यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि लायबिलिटीज को समय पर चुकाना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपने कार खरीदने के लिए बैंक से कार लोन लिया। अब यहाँ पर आपको हर महीने उस लोन की ईएमआई चुकानी होगी। इस तरीके से वह कार आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि वो आपके जेब से पैसे निकाल रही है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स के बारे में कि ये जो असेट्स है ये कितने तरीके के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फिक्स्ड असेट। यहाँ पर फिक्स्ड असेट ये वो फिजिकल असेट्स होते हैं जिन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है, जिनका इस्तेमाल व्यापार में होता है। एग्जाम्पल के लिए जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल। जब इनका इस्तेमाल बिजनेस के ऑपरेशन के लिए किया जाता है तो समय के साथ साथ इनकी वैल्यू कम होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी एक मशीन खरीदती है तो वो मशीन कई सालों तक प्रोडक्शन में मदद करेगी। यहाँ पर दूसरा आता है करंट असेट। ये ऐसी संपत्तियां हैं जो एक साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंटरी, अकाउंट से मिलने वाले पैसे। इन संपत्तियों का इस्तेमाल बैंक में तुरंत कैश फ्लो के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बिजनेसमैन की दुकान में माल है तो वो माल बेचकर कैश में बदल जाएगा। यहाँ पर तीसरा आता है टेंजिबल असेट। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें आप
आप देख सकते हैं और छू सकते हैं और जिनका वैल्यू होता है। एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट, सोना, व्हीकल। यानी फिजिकल असेट्स आपके बिजनेस या पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी देती हैं और संकट के समय में बेची जा सकती हैं। जैसे एक व्यक्ति अपना मकान बेचकर पैसे जुटा सकता है। यहाँ पर चौथा है इंटेंजिबल असेट। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता लेकिन उनकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। इंटेंजिबल असेट्स एक ब्रांड या बिजनेस के लिए खास अधिकार देती हैं। जैसे एक कंपनी का पेटेंट होने से वह अपनी टेक्नोलॉजी पर मोनोपोली रख सकती है और दूसरे लोग उसे बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर पांचवा आता है फाइनेंशियल असेट। ये वो इन्वेस्टमेंट या रिसोर्सेस होते हैं जो फाइनेंशियल वैल्यू दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट। फाइनेंशियल असेट्स आपके धन को बढ़ाने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन ने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो समय के साथ उसे लाभ और शेयर की कीमत में बढ़ोतरी के रूप में लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर लास्ट आता है ऑपरेटिंग असेट्स। यानी ये वो संपत्तियां हैं जो बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में यूज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर, फर्नीचर, टूल। ये संपत्तियां सीधे बिजनेस के कामकाज में मदद करती हैं। जैसे एक आईटी कंपनी के लिए कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग संपत्ति है क्योंकि इससे वे अपने सेवाएं दे सकते हैं। ये तो हो गई एसेट्स के टाइप, लेकिन अब हम समझते हैं लायबिलिटी के टाइप्स। तो इसमें सबसे पहले आता है करंट लायबिलिटी। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज वो लोन होते हैं जिन्हें 1 साल के भीतर चुकाना होता है। एग्जाम्पल के लिए व्यापारियों से उधार लिया गया पैसा, क्रेडिट कार्ड के बकाए पैसे, सैलरी बकाया, टैक्स बकाया। यहाँ पर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टाइम के लिए होती है जिसके वजह से इसे जल्दी निपटाना होता है। जैसे अगर एक दुकानदार ने किसी से माल उधार लिया है और उसे 6 महीने के भीतर भुगतान करना है तो ये उसका करंट लायबिलिटीज होगा। यहाँ पर दूसरा आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटीज होते हैं जिनका भुगतान 1 साल से ज्यादा समय के भीतर करना होता है। एग्जाम्पल के लिए बैंकों से लिया गया लॉन्ग टर्म कर्ज, बंधक, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। यहाँ पर ज्यादातर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जाते हैं जिन्हें चुकाने में लंबा समय लगता है। जैसे किसी व्यक्ति ने मकान खरीदने के लिए बैंक से 20 साल के लिए लोन लिया तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हुआ। यहाँ पर तीसरा आता है इंटेंजिबल लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज वो होते हैं जो फिजिकल रूप से नहीं होते लेकिन कानूनी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल रूप से मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीगल लायबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज। इंटेंजिबल लायबिलिटी लीगल या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं जिन्हें समय पर पूरा करना जरूरी होता है। जैसे अगर किसी कंपनी ने किसी कानूनी विवाद के बाद मुआवजा देना है तो ये उनका इंटेंजिबल लायबिलिटी है। यहाँ पर चौथा है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होते हैं जो भविष्य में किसी घटना के होने या ना होने पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गारंटी, कानून मुकदमे, कॉन्ट्रेक्चुअल विवाद। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज तभी रियल होते हैं जब कोई स्पेशल सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी पर मुकदमा चल रहा है और अगर वो केस हारती है तो उसे मुआवजा देना होगा जब तक केस का फैसला नहीं होता। ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रहेगा। यहाँ पर पांचवा आता है बिजनेस लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो किसी बिजनेस के ऑपरेशन के दौरान होती हैं, जैसे कि बिजनेस के लिए लिया गया लोन और सप्लायर से बकाया पैसा। प्रोफेशनल लायबिलिटी बिजनेस को पावर्ड करने के लिए उधार लिए गए पैसे या सर्विस से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर एक कंपनी ने अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए बैंक से लोन लिया है तो ये उसका बिजनेस लायबिलिटी है। यहाँ पर छठा आता है फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटीज होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या लोन से संबंधित होते हैं, जैसे कि बैंक लोन, बॉन्ड, क्रेडिट सुविधाएं। फाइनेंशियल लायबिलिटी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया गया पैसा होता है जिसे समय के साथ ब्याज सहित चुकाना होता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए बॉन्ड जारी किया है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। यहाँ पर 7th और लास्ट लायबिलिटी आता है जिसको बोलते हैं पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन या खर्चों से संबंधित होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशन लोन। कोई भी अपने पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेता है जो उसका पर्सनल लायबिलिटी बनता है। जैसे कि अगर किसी छात्र ने अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उसे इसे चुकाना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आप किस तरीके से असेट्स और लायबिलिटीज को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है लोन कम लेना। यानी आपको ज्यादातर कोशिश ये करना है कि आप जितना हो सके उतना कम लोन ले, इससे आपकी लायबिलिटी कम होगी। फिर दूसरा आता है अपने लिए असेट्स को बढ़ाना। यानी आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जितना हो सके अपनी बचत को सही जगह पर आपको इन्वेस्ट करना है जिससे वह असेट में बदल सके। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है लायबिलिटीज को कंट्रोल करना। यानी अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखना और फालतू खर्च यानी लायबिलिटीज से बचना है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना है और अपने असेट्स और लायबिलिटीज को समय समय पर चेक और अपडेट करते रहना है।
यहाँ पर असेट्स आपके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करते हैं, रेगुलर इनकम का सोर्स बनते हैं, समय के साथ उनका वैल्यू भी बढ़ता है। और लायबिलिटीज जो है ये आपकी जेब से रेगुलर पैसा निकालता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर दबाव पड़ता है। और अगर लायबिलिटीज का सही तरीके से मैनेजमेंट ना हो तो आप फाइनेंशियल संकट में फंस सकते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज को समझना और उनके बीच का अंतर जानना आपकी इकोनॉमिक ट्रैवल का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप सही एसेट्स बनाते हैं, अपनी लायबिलिटीज को लिमिट में रखते हैं, तो आप एक स्टेबल सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर असेट्स आपकी संपत्ति को बढ़ाते हैं और जो भी लायबिलिटीज है ये उसका उल्टा करती है, ये आपकी संपत्ति को घटाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये तय करना है कि आप अपने फ्यूचर लाइफ के लिए एक अच्छा सा फाइनेंशियल फंड तैयार कर सकें। सो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।